ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ आज हमारे एप्लीकेशन के सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, बीनू, पुष्कर, आप सभी लोगों का आज के सत्र में बहुत खैर मकदम। और आज जो है हम लोग अपने पिछले सेशन में बात कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दरअसल पूरे दुनिया के संविधानों में जहां पर भी सबसे पहले जितने भी लिखित संविधान हैं, इन ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे पहली चीज को लिखा जाता है, समझा जाता है, संविधान के सबसे पहले पृष्ठ पर जिसे अंकित किया जाता है, और दुनिया भर के जितने भी लिखित संविधान हैं वो सबसे पहले की चीज होती है, उस संविधान की प्रस्तावना होती है, उसका प्रीएम्बल होता है। और ये जो प्रस्तावना है दरअसल ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस और क्विंट एसेंस होता है, यानी कि आपके प्रस्तावना का सार तत्व तथा आत्म तत्व है। इसी के साथ ये जो प्रीएम्बल है ये सार तत्व और आत्म तत्व के साथ ही साथ ये एक तरीके से आपके प्रस्तावना की समरी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? समरी टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे और आपके ये संविधान का सारांश है। और उसी के साथ प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन भी है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने पिछले व्याख्यान में मैंने इन सब विषयों पर बातचीत आप लोगों के साथ की थी कि दरअसल जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है ये हमारे संविधान में जो सर्वोच्च शक्ति कहाँ निहित करती है उसके बारे में बताती है। ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ये हमें ये बताती है कि हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। ये हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमें बताती है कि आखिर कब और किस तरीके से जो हमारे यहाँ देश का शासन प्रशासन होगा वो किस प्रकार का होगा। वो बताती है हमारे देश में कि शासन प्रशासन का उद्देश्य कैसा होगा। तो ये तमाम चीजें कौन फुलफिल करता है? हमारे देश की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल। और कल हम लोगों ने यहाँ तक बातचीत कर ली थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरी दुनिया में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला संविधान है। यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जहां पर सबसे पहले क्या लिखी गई? प्रस्तावना लिखी जाती है। और तब से लेकर के आज तक ये परंपरा बन गई कि जहां पर भी लिखित संविधान पर बातचीत हुई वहां पर सबसे पहले क्या लिखी जाती है? प्रस्तावना लिखी जाती है। तो वही जो दूसरी अन्य किताबों में प्रीफेस होता है, प्राकथन होता है, दो शब्द होता है, वही संविधान के दृष्टिकोण में क्या हो जाता है? प्रीएम्बल हो जाता है। व्हाट प्रीफेस इज टू अदर्स दैट इज प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप हिंदी में प्राकथन या दो शब्द कहते हैं। अब आज के जो हमारे विषय होंगे बातचीत करने के वो ये होंगे, दे विल बी टॉकिंग अबाउट द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, कि ये जो प्रस्तावना है क्या ये संशोधनीय है या प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जा सकता है। दैट वेदर द प्रीएम्बल इज अमेंडेबल। उसी के साथ हम लोग बात करेंगे क्या ये जो प्रस्तावना है इज इट जस्टिसिएबल, क्या हम प्रस्तावना को प्रवर्तनीय बना सकते हैं? कैन वी मेक प्रीएम्बल जस्टिसिएबल, या प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं जो हमारी प्रस्तावना में अंकित हैं क्या उसे लेकर के हम न्यायालय जा सकते हैं कि ये जो सारे उद्देश्यों की पूर्ति करिए। तो आज की जो हमारी कक्षाएं होंगी, आज की जो हमारा सत्र होगा वो इन विषयों पर आधारित होगा। तो आप लोग जरा मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए, पुष्कर, बीनू, अजय, कि आपने पिछले सेशन में कहाँ तक लिख लिया था। और जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने डेमोक्रेसी और शायद रिपब्लिक तक लिख लिया था, उसके आगे हमें आज कंटिन्यू करना था। तो जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेमोक्रेटिक तक हो गया था। ठीक है, तो
आज जरा जो है आप आगे लिख लें, रिपब्लिक पर आ जाएं, गणतंत्र। दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय डेमोक्रेटिक, यानी कि गणतंत्र से हम क्या समझते हैं। गणतंत्र लिखिएगा, गणतंत्र लिखिएगा। रिपब्लिक मीन्स, गणतंत्र का अर्थ होता है, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र का अर्थ होता है दैट द हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष, दैट द हेड ऑफ द स्टेट, that the head of the state will always be elected, the head of the state will always be elected, राष्ट्राध्यक्ष हमेशा नियुक्त होकर आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा नियुक्त होकर आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा नियुक्त होकर आएगा, the state head will always be elected, it will never be hereditary, यह कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, वह कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, वह कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, वह कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, it will never be hereditary। apart from this, इसके अतिरिक्त, apart from this, इसके अतिरिक्त रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स, गणतंत्र का यह भी अर्थ है, रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स गणतंत्र का यह भी अर्थ है दैट कि, रिपब्लिक का यह भी अर्थ है कि द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता, द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता, राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता, राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता लाइज इन द पीपल, यह लोगों के पास है या लोगों में समाहित है। द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल, यह लोगों में समाहित है, यह लोगों में समाहित है। देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, वहां पर किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। एंड ऑल द पब्लिक ऑफिसेस, तथा सभी सार्वजनिक कार्यालय, एंड ऑल द पब्लिक ऑफिसेस, तथा सभी सार्वजनिक कार्यालय, तथा सभी सार्वजनिक कार्यालय आर ओपन टू ऑल द सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, सभी सार्वजनिक कार्यालय सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। तो जिसको आप कहते हैं कि रिपब्लिक का जो अर्थ है कि साहब रिपब्लिक का अर्थ केवल इतना ही होता है गणतंत्र का कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वो केवल और केवल कैसे होंगे, हमेशा इलेक्ट होकर आएंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी की, किसी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, उसे आप दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जब हम रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करेंगे तो पहली श्रेणी कौन सी हो जाती है, मोनार्की हो जाती है, और दूसरी श्रेणी कौन सी हो जाती है, रिपब्लिक। तो जहां पर भी मोनार्की है, उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में मोनार्की स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होगा, और यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, किसकी बात हो रही है, हेड ऑफ स्टेट की बात हो रही है। हमने आपसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं की है। जब भी हम बात करेंगे या जब भी आप सुनेंगे कि कौन सा शब्द बोला जा रहा है और अगर कहा जा रहा है कि ये वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, तो हेड ऑफ स्टेट हमेशा हमारे देश में कौन होगा, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और जब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, यानी जो सरकार का मुखिया है वो कौन होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं,
प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपकी सरकार के मुखिया। और इसीलिए डी ज्यूरे और डी फैक्टो में फर्क है। जो डी ज्यूरे होता है उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल हेड, वो हमारे देश में कौन है, राष्ट्रपति है। और जो डी फैक्टो है यानी कि जो वास्तविक मुखिया है वो कौन है हमारे देश में, प्रधानमंत्री है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डी ज्यूरो एंड de facto. So while the president of India is the de jure head, and on the other hand, the de facto, the real head, the real power lies in the hands of prime minister. क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर असल मुखिया हैं। पर जहां जहां पर भी, जैसे मोनार्की इंग्लैंड में जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पर राज परिवार जो है उस पर सारे काम जो होते हैं, वहां पे जो सारी शक्ति है वो किसमें निहित करती है, राज परिवार में। तो उसका कोई बहुत खासा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ज्यादातर सभी देश लोकतांत्रिक हैं। पर जो काम हमारे देश में राष्ट्रपति का है वही इंग्लैंड में किसका है, उस राज परिवार का है। पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके बाद अब उनके बेटे हो गए हैं, किंग चार्ल्स हो गए हैं। किंग चार्ल्स के बाद जो अगले जो राजा हो जाएंगे वो विलियम हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है ना, ये है। ये मतलब हो जाता है किसका, रिपब्लिक। और उसके साथ ही कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, यानी अगर मुकेश अंबानी का लड़का किसी की हत्या करता है या उससे कोई अपराध होता है, तो जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल का प्रोसीजर उनके लिए है वही मेरे और आपके लिए भी होगा। और जो मेरे लिए है वो वही समान ट्रीटमेंट उनको भी मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश में केवल विधिक उन्मुक्ति जो है केवल दो लोगों को प्राप्त होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में वर्णित है, which is mentioned under article 361 of the constitution, and only two persons are they have been given legal and judicial immunity under article 361 because they are the president and governor, and that too during the course of their tenure, जब तक वो अपने पद पर आसीन हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तभी तक उन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं हो सकता। और वो जरूर प्रिविलेज क्लास की श्रेणी में आ जाते हैं। और वो किस लिए आते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद है। बाकी देश में कोई भी व्यक्ति हो, अमीर से अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के खेतीहर मजदूर तक, सबके लिए सभी समान कार्यालय एक साथ खुले हुए हैं और उनके साथ संविधान किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये किसका मतलब हो जाता है, रिपब्लिक का। सो रिपब्लिक हैज थ्री मीनिंग्स। फर्स्ट, द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन दी पीपल, लोगों में निहित होती है राजनीतिक संप्रभुता। दूसरा, देयर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, कोई भी किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाता। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि देयर द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू पब्लिक विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक ऑफिसेज का मतलब है जितने भी सार्वजनिक कार्यालय हैं, मींस गवर्नमेंट ऑफिसेज। एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि हमारे देश में 99.9% लोगों को लगता है कि ये जो जब हम सुनते हैं ना पब्लिक वर्क, तो पब्लिक मींस हमारा आपका। नो, इट इज रॉन्ग। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, सरकार की संपत्ति होती है वो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण, सरकार का पथ निर्माण विभाग। पब्लिक ऑफिस, सरकार का कार्यालय। तो पब्लिक प्रॉपर्टी मींस गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, not you or mine, which is utilized by all of us because we are the taxpayers to the government. The government maintains all these things on our taxes, which we pay, which you pay GST, which you pay income tax, all these things. ठीक है ना, तो ये किसका मतलब हो जाता है, रिपब्लिक का मतलब हो जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। अजय, रोहित, ऋषिक, बीनू, अब देखिए पुष्कर ने एक सवाल पूछा है और बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं यूजुअली हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, पर मैं एक आपको ईमानदारी से बात बताऊं, जितनी मैंने सिंसियरिटी जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में देखी है, जो हमने तरीका देखा है एक तरीके से ऑनलाइन के बच्चों में, वो ऑफलाइन के बच्चों में भी नहीं है।
आप लोग बहुत पंचुअल रहते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, और चूंकि आपके साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि आप हमसे बहुत दूर हैं, कोई कानपुर में है, कोई इलाहाबाद में, कोई, आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो वहां पर आप जो कि स्क्रीन के सामने हैं, तो अगर थोड़ा सा भी होता है तो एक साइकोलॉजिकल कि भाई कहाँ हैं सर, अब तक क्यों नहीं आए हैं, या क्या बात है। तो आप लोगों की जो सिंसियरिटी है, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो वाकई बहुत अच्छी है, और आप लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मुझे जितना आनंद ऑनलाइन को पढ़ाने में आता है, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, इस समय मुझे ऑफलाइन में क्लास लेने में उतना मज़ा नहीं आता। मैं ये बात ऑफिस में भी कहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लास ही जो है आप दीजिए, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से लगातार करते हुए चलते हैं। देखिए पुष्कर का बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा है कि सर पार्लियामेंटेरियन फॉर्म एंड हमारा जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, जो ब्रिटिश प्रणाली की सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लगभग सेम है। सेम तो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वहीं से लिया है, बस कुछ मामलों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि क्योंकि हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और जहां पर भी लिखित संविधान होता है वो किसका उदाहरण देता है, संघात्मक संविधान का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहां पर सुप्रीमेसी चलती है, एक लाइन कही जाती है, हमने आपको डिफरेंस में लिखवाया भी होगा रिटन अनरिटन के, यहां पर क्या है, अंडर में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का फर्क एक पूछा है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो सिद्धांत चलता है वो कैसा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। It is followed under Indian parliamentary system and under Indian constitutional system। कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सरकार हो, किसके अनुसार काम करेगी, संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर काम करेगी, उसी सिद्धांत का पालन करेगी। जबकि ऑन द अदर हैंड, दूसरे स्थान पर देखिएगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, वो काम करती है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर कौन काम करता है, पार्लियामेंट, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो इसीलिए वहां की जो पार्लियामेंट होती है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, वो दुनिया की सबसे मजबूत संसद है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे फैसला सुना सकती है। वहां पर जुडिशरी को पावर्स तो हैं, पर इतनी नहीं है कि संसद के फैसले को पलट सके, इतनी नहीं है कि संसद के फैसले में किसी प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन कर सके। इसीलिए अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट कह दे कि आज से आप आदमी नहीं औरत हैं, तो आप औरत हो जाएंगे। आज से कह दे कि आप जिंदा नहीं मुर्दा हैं, तो आप मृत घोषित हो जाएंगे। So that is why British Parliament is considered as the strongest parliament in the world। दुनिया की सबसे मजबूत संसद जो है वो कौन सी है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। और इस मामले में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा सिद्धांत चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्योंकि हम एक लिखित संविधान है जो कि संघात्मक संविधान का लक्षण है। और वहीं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा चलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्योंकि वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत की संसद अपने मन मर्जी कोई भी कानून नहीं ला सकती, उसका तुरंत क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी हमारे 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार के 3 अंग हैं, जैसे कि जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें जुडिशरी है। इसलिए कहा जाता है दैट देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अवरोध और संतुलन का एक पूरा सिद्धांत बना हुआ है। ऑल द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के अनुसार काम करते हैं, ना ही अपने अनुसार काम करते हैं। And their main function is to uphold the supremacy of the constitution, and that is why all these 3 wings of the government are coordinate to each other rather than being subordinate to each other। ठीक है ना, ये चीजें हैं, ये फर्क है पुष्कर।
बात समझ में आ रही है? ये है। चलिए, नहीं, थैंक यू। अब देखिए, ऋषि का एक सवाल है कि सर कैन वी से डी फैक्टो इज टेम्पररी? नहीं, ये तो कहना जो है गलत हो जाएगा कि डी फैक्टो इज टेम्पररी। ये तो हम नहीं कह पाए, ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति की भी अपनी एक भूमिका होती है, और कोई भी जो बिल है, ये जरूर है, एक बात आप जरूर समझ लें कि जहां जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, ठीक है। पर उसको ये कह देना कि डिफैक्टो टेम्परेरी है, अस्थायी, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, ठीक है ना, ये बात है। तो देर इज नो सच इंटरप्रिटेशन लाइक दैट, ठीक। तो ये किसका मतलब हो जाता है? रिपब्लिक का मतलब हो जाता है, ठीक है। अब आगे लिखें जरा, जस्टिस, न्याय, जस्टिस, न्याय लिखिएगा। इंडियन प्रिएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, अंडर इंडियन प्रिएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, अंडर इंडियन प्रिएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, द प्रिएम्बल एंश्योर्स थ्री काइंड्स ऑफ जस्टिस। प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय की बात करती है। प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय की बात करती है, तीन प्रकार के न्याय की बात करती है। फर्स्ट, पहला सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। फर्स्ट, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, which means, जिसका अर्थ होता है, which means, जिसका अर्थ होता है that there shall be equal treatment of all the citizens without any social distinction, कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। that there shall be the equal treatment of all the citizens, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। लिखेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मींस, आर्थिक न्याय का अर्थ होता है, इकोनॉमिक जस्टिस मींस, आर्थिक न्याय का अर्थ होता है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उनकी आय, उनकी संपत्ति तथा उनके धन के आधार पर, उनकी आय, उनकी संपत्ति तथा उनके धन के आधार पर, उनकी आय तथा उनके धन तथा उनकी संपत्ति के आधार पर। लिखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो मिश्रण है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो मिश्रण है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो मिश्रण है, इट इज ओनली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इट इज ओनली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसी को वितरणात्मक न्याय कहा जाता है, वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। इट इज ओनली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इट इज ओनली नोन एज, ये जो कॉम्बिनेशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसा, इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखिए, सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि कवर करें और आपको सारी चीजें समझ में आए। इकोनॉमिक जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय प्लस सोशल, सामाजिक न्याय का जो मिश्रण है, इसी को क्या कह दिया जाता है? इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वितरणात्मक न्याय, जिसका अर्थ ये हो जाता है कि ना ही लोगों के जाति के आधार पर, ना ही लोगों के आर्थिक संसाधनों के आधार पर, और ना ही लोगों के साथ उनकी धन संपत्ति के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाएगा। जबकि सामाजिक न्याय, और ये एक ऐसे अधिकारों की बात करता है न, जब केवल वस्तुओं को बांटने की, जबकि
आपका और जो हमारा सिद्धांत होगा ये सब इसी के अनुसार किया जाएगा। तो इसका कुल मिला के उपयोग हो जाता है कि समाज के संसाधनों का उपयोग हमको सभी जाति सभी वर्गों के लिए करना है, बिना उनके कोई भेदभाव किए। और जहां तक आवश्यकता पड़ती है, जहां तक हमको कुछ करना है, तो सरकार क्या कर सकती है, कुछ जिसे आप कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, जिसे आप कहते हैं कि राज्य द्वारा सकारात्मक भेदभाव भी कराया जा सकता है। और कौन कर सकता है, राज्य कर सकती है। अब देखिए, अभी हमने एक आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आज हम लोगों को इस विषय पर बात करनी है कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये जस्टिसिएबल है कि नहीं है, यानी कि इसे लेकर हम प्रवर्तनीय इसे बना सकते नहीं, या कुल बहुत आसान भाषा में कहें तो इसे लेकर न्यायालय जा सकते हैं या नहीं जा सकते, दैट वेदर वी कैन गो टू कोर्ट और नॉट। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अंडर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय। अब देखिए, इसका कहने का क्या आशय हो जाता है, यानी यही ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ये राज्य को अधिकार देता है कि वो क्या कर सकता है, अफर्मेटिव एक्शंस ले सकता है, जैसे आरक्षण, जैसे महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है और लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है, जैसे माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स बना सकता है, जैसे एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकता है, क्योंकि वो क्या हैं, वो समाज के पिछली पंक्ति पर खड़े हैं और उनके मुख्य धारा में लाने के लिए, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए जो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सारे प्रावधान किए जाते हैं, ये किसका उदाहरण है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, जिसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। तो भले ही आप प्रस्तावना को लेकर के डायरेक्टली न्यायालय नहीं जा सकते, पर संविधान सभा के और प्रस्तावना के इन सभी मूल्यों का, सभी उद्देश्यों का पालन करते हुए ही हमारी सरकार ने अपनी नीति निर्धारण का निर्माण किया है, अपने देश की सारी नीतियों को बनाया है। और जो आप रिजर्वेशन देखते हैं वो किसका परिणाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का परिणाम है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को लिए राइट्स देखते हैं वो किसका परिणाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का परिणाम है। जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, ये किसका परिणाम है, ये आपके प्रीएम्बल के, आपके संविधान की प्रस्तावना के वितरणात्मक न्याय का परिणाम है। तो आपकी प्रस्तावना से ही प्रेरित होकर संविधान सभा ने भविष्य के अनुच्छेदों का निर्माण किया और इसी को लगातार आगे बढ़ाने का काम नीति के तौर पर, पॉलिसीज के रूप में लगातार हमारी सरकारें करती रही हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए कैसे कंसेप्ट जो है लगातार जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, आपके मैं जरा कमेंट्स देख लूं, किस तरीके से हमने उसको कहां से कहां कहां इंटरलिंक करते हुए हम गए। अब देखिए, पुष्कर का फिर कमेंट आया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर, हाँ वो तो हम लोग करते हुए चलते ही हैं भाई, हर क्लास में जो है उसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लगातार करते हैं। पूरी क्लास आपने अभी तक देखी होगी तो लगभग इंटरलिंकिंग, जो अभी जस्ट मैंने किया कि प्रीएम्बल इन्फोर्सिबल है नहीं, सबसे स्टार्टिंग में उसको बताया और उसको कैसे फिर प्रीएम्बल के जस्टिस के गोल से लिंक किया, और जस्टिस से कैसे हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ही परिणाम रिजर्वेशन है, माइनॉरिटीज के लिए राइट्स है जो आगे आपके राइट्स में मेंशन्ड है। तो जितने करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम लोग जो हैं करते रहेंगे। ये है, ये यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया। ठीक, आगे लिखिएगा, लिखिएगा दीज आइडियाज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय के ये सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत, इन्हें लिया गया है, इन्हें संविधान में लिया गया है फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति से प्रेरित होकर, 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 ठीक है ना, रूस की क्रांति से प्रेरित होकर। आगे लिखिएगा लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता लिखिएगा। इसका अर्थ होता है लिबर्टी मीन्स, इसका अर्थ होता है लिबर्टी मीन्स that there is no restraints on the activities of individuals, that there is no restraint on the activities of individuals, लोगों के गतिविधियों पर, लोगों के जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं है, कोई निर्बंधन नहीं है, कोई निर्बंधन नहीं है। दे आर फ्री, वे स्वतंत्र हैं, दे आर फ्री, वे स्वतंत्र हैं टू चूज द लाइफ दे वांट टू लिव, कि वे अपना जीवन जिस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। टू लिव द चूज द वे ऑफ लाइफ दे वांट टू लिव, कि वे अपना जीवन जिस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, वे व्यतीत कर सकते हैं, वे व्यतीत कर सकते हैं, वे व्यतीत कर सकते हैं। लिखिएगा आगे फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, फ्रेटर्निटी बंधुत्व। लिखिएगा बंधुत्व शब्द का अर्थ है, बंधुत्व शब्द का अर्थ है द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। एंड देयर इज अ इमोशनल अटैचमेंट, तथा सभी नागरिकों में एक भावनात्मक जुड़ाव है। एंड देयर इज अ इमोशनल अटैचमेंट, तथा सभी नागरिकों में, तथा सभी नागरिकों में एक भावनात्मक जुड़ाव है। देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट, सभी नागरिकों में एक भावनात्मक जुड़ाव है। विद द कंट्री, देश के साथ, विद द कंट्री, देश के साथ। एंड विथ ऑल द पीपल, तथा तमाम लोगों के साथ। एंड विथ ऑल द पीपल, तथा तमाम लोगों के साथ। एंड विथ ऑल द पीपल, तथा तमाम लोगों के साथ। एंड विथ ऑल द पीपल, तथा तमाम लोगों के साथ, तथा तमाम लोगों के साथ। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये, और आप अगर इसमें लिखना चाहें तो ये जो फ्रेटर्निटी है ये आपको देखिए, अब यहीं पर अभी हम प्रीएम्बल हैं और प्रीएम्बल से इसे कनेक्ट कर देंगे कहां पर, फंडामेंटल ड्यूटी में। और चूंकि फंडामेंटल ड्यूटी कहां आके पड़ता है, फंडामेंटल ड्यूटी, अब देखिए कैसे फ्रेटर्निटी जुड़ा है आपके फंडामेंटल ड्यूटी से। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हर एक लॉ से सीधा इंटरलिंक करता है। फ्रेटर्निटी दिया है कहां पे, प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल से हम इसे कहां इंटरलिंक करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में, 51A में जो किसकी बात करता है, वो कहता है, वो बात करता है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की। और इसी के साथ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के प्रावधान की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए ये कौन सा पार्ट है, आर्टिकल 51A, पार्ट 4A का प्रावधान है। और इसी फ्रेटर्निटी के साथ कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 जुड़ा हुआ है, जो किसकी बात करता है, किससे जुड़ा हुआ है, सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कहां पर दिया हुआ था फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल में। कहां से कनेक्ट हो गया सीधा, सिटीजनशिप में। समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटरलिंक है। और ये जो सारे प्रोविजंस हम धीरे धीरे
प्रियम्बल के संविधान के अन्य हिस्सों के साथ क्या करते जा रहे हैं, इंटरलिंक करते जा रहे हैं, इंटरकनेक्ट करते जा रहे हैं, उसको जोड़ते जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रस्तावना से ही प्रेरित होकर, प्रस्तावना के ही उद्देश्यों को, प्रस्तावना के ही सिद्धांतों को मानकर हमारे जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो उसके अनुसार चल रहे हैं। तो भले ही प्रीएम्बल डायरेक्टली जस्टिसिएबल ना हो, बट ऑल दी प्रोविजंस, ऑल दी पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी प्रीएम्बल। कहां से कहां हमने इसको इंटरलिंक करते हुए हम चले गए फ्रेटर्निटी को। अब एक और बात आपको बताएं, जो लिबर्टी की बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, स्वतंत्रता की, आपको इसीलिए जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको आप कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हो, आर्टिकल 21 पे जा सकते हैं। इसलिए देखिए, फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया है, लिबर्टी। सो एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। व्हाई इट हैज बीन डन सो, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज freedom is always restricted with some certain limitations and boundations। जो स्वतंत्रता होती है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ नियंत्रण, कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ निर्बंधन हमेशा लगा दिए जाते हैं। अब इसको बहुत छोटी सी बात पे आपके दैनिक जीवन से कनेक्ट करते हैं। जब आप छोटे रहे होंगे, 8th 9th 10th में, या स्कूल में रहे होंगे, या कॉलेज जाना शुरू की होंगे, तो आपके पास फ्रीडम थी। जब आप स्कूल जाते थे तो ये आपके पास फ्रीडम थी कि आपका मन है तो आप साइकिल से जाइए, आपका मन है पैदल जाइए, आपका मन हो पापा छोड़ देंगे, आप जैसे कहें, आपका मन हो दोस्त के साथ जाइए। ये क्या है, फ्रीडम है। पर क्या ये लिबर्टी थी कि आज मन नहीं कर रहा है नहीं जाएंगे? स्कूल में ये फ्रीडम तो थी कि गेम्स पीरियड में जब मन, जो मन, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, ये सब खेल सकते हैं। पर क्या ये लिबर्टी थी कि नहीं आज गेम्स पीरियड में कंप्यूटर का क्लास करा दीजिए, आज, या नहीं आज क्लास में ही बैठने का मन है? नहीं। सो फ्रीडम इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज can be imposed some reasonable restrictions on freedom, but as you entered college life, as you became adults 18 plus, apart from freedom, what you got, liberty। आपका मन हुआ आज कॉलेज गए, मन हुआ क्लास किए, मन हुआ नहीं किए। आपका मन हुआ कि आज जो है साहब ये क्लास नहीं करेंगे, यार चलो निकल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, लिबर्टी हो गई। और जो लिबर्टी होती है वो कैसी होती है, लिबर्टी इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए अनुच्छेद 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ की, और जिसका अर्थ है टू लिव विद डिग्निफाइड लाइफ, कि गरिमामयी जीवन व्यतीत करना है, वो कैसे कनेक्टेड है, वो कैसे जुड़ा है आपके डिग्निफाइड लाइफ से। और वहां पर फ्रीडम नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखी हुई है। पर विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के विषय में, ये जो आपकी राइट टू लाइफ की बात कही गई है, ये आपके आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स में है, मौलिक अधिकार में है। और चूंकि मौलिक अधिकार में है, तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और सैंक्ट्रम, ये सर्व पवित्र या सर्वशक्तिशाली नहीं है। ये राज्य के पास अधिकार है कि जब उसे लगता है समय समय पर वो इन पर क्या कर सकता है, युक्त युक्त निर्बंधन। इट कैन ऑलवेज इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। यही सुप्रीम कोर्ट है जो कि गोलकनाथ में व्याख्या कर देता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सैंक्ट्रम सैंक्टोरम, ये सर्व पवित्र है, सर्वशक्तिशाली है, सर्व महान है, सर्वव्यापी हैं। यही सुप्रीम कोर्ट है जो अपने हर फैसले को पलट देता है और कहता है नहीं, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में 24 अप्रैल 1973 को, that the parliament has the power to amend any part of the constitution
कि संसद के पास वो अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन, परिमार्जन, निर्वचन जो चाहे कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, जिसमें मौलिक अधिकार भी। यहां से देखिए संविधान किस तरीके से आपका हर एक बात को एक दूसरे से और कितनी खूबसूरती के साथ कनेक्ट करते हुए चल रहा है। नहीं, यू कैन नॉट से इट डायरेक्टली। अब देखिए आप लोगों के प्रश्न आए हैं। अब देखिए ऋषि का सवाल है कि फ्रीडम इज टू चूज एनीवन एंड लिबर्टी इज कंप्लीट फ्रीडम। लिबर्टी इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है। देखिए अगर संविधान के किसी भी आपस के हिस्सों में कोई संघर्ष होगा या कोई कंटेस्ट होगा, जो कि अक्सर पहले देखा गया चंपकम दुरईराजन से लेकर के शंकरी प्रसाद तक, दैट देयर हैज बीन ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 3 और भाग 4 में। तो एक बेसिक समझ हमेशा यही कहती है कि हमेशा तवज्जो किसको दी जाएगी, मौलिक अधिकारों को दी जाएगी। एक और बात देखिएगा कि जब भी अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स में कोई कंटेस्ट होगा, मौलिक अधिकारों में कोई संघर्ष होगा, आपस में ही हो रहा है, 25 में हो रहा है, 21 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, 18 में हो रहा है, तो हमेशा किसको तवज्जो दी जाएगी, हमेशा जो वो दी जाएगी वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को दी जाएगी, राइट टू लाइफ को दी जाएगी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके आगे कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल ओवरराइड्स, ये मतलब गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अप्रोच आपको नहीं लेके चलनी है, ठीक, ये बात। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ऋषि, बीनू, अजय, रोहित, ठीक है ना, ये बात है। अब कैसे हमने अभी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया आर्टिकल 21, अगर फंडामेंटल राइट्स में कंफ्लिक्ट होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है, आज बेरक पढ़िएगा देखिएगा। पर उस आर्टिकल 25 के ही पहले क्लॉज में लिखा है कि बिल्कुल स्वतंत्रता है, बिल्कुल छूट है, बिल्कुल सब कुछ है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, दैट इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मिसाल के तौर पे जो ट्रिपल तलाक की प्रथा थी, वो हमारे यहाँ था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर धर्म को अधिकार है, वो जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे उसको चला सकता है। पर जैसे ही वहां पर इंपैक्ट करने लगा राइट टू लाइफ एक इंडिविजुअल का, और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, आर्टिकल 14 का डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, राइट टू इक्वालिटी का डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, फंडामेंटल राइट्स में ही कंफ्लिक्ट हुआ 25, 21 और 14 में, तो किसको वरीयता दी गई? 14, 21 को। इसीलिए कहा जाता है कि जो 14, 19, 21 हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से संलग्न हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये तमाम चीजें, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों ने एनफोर्सेबिलिटी समझ ली, यहाँ पे जो हमने जस्टिसिबिलिटी समझ ली, हमने प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं उनको समझ लिया, उनमें जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं हमने उनको समझ लिया। और एक अधिक अगर मैं चाहूँ तो भी एक और बात से इंटरलिंक कर सकता हूँ, फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व की भावना को। वो कहता है आपका फ्रेटर्निटी वाला पार्ट, वो आर्टिकल 1 से भी जुड़ा हुआ है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्ट 1, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब हम यूनियन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि साहब हम फेडरेशन है, फेडरलिज्म है, पर कहीं भी पूरे संविधान में क्या फेडरल शब्द का एक बार इस्तेमाल भी किया गया है?
नहीं किया गया है। जब हम कहते हैं हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, तो वो इंश्योर करता है कि जो जितने भी इस प्रकार के अवरोध हैं, हिंड्रेंसेस हैं, कास्टिज्म है, रीजनलिज्म है, सेक्शनिज्म है, आपका लिंग्विज्म है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और इंडिया का मतलब इंडिया दैट इज भारत, और सारे ही राज्य उसके क्या हैं, एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं। तो इसीलिए देखिए प्रेम्बल फ्रेटर्निटी 51 से भी जुड़ा, 51A से भी जुड़ा, पार्ट 2 से भी जुड़ा, आर्टिकल 1 से भी जुड़ा। तो कितने सारे इंटरकनेक्टेडनेस हमें देखने को मिल रही है अपने इसी संविधान के हिस्से में। अब देखिए बीनू का एक सवाल आया है कि सर व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है। अब विधि का शासन की बात है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं विच इज एक्सप्लिसिटली मेंशन अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 में दिया गया है, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हम विधि के शासन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वीनू जो आपका सवाल है, रूल ऑफ लॉ, ये जो कंसेप्ट दिया, ये किसने दिया, ये दिया है ईवी डाइसी साहब ने। और विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद रेफरेंस टू आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ विधि के शासन के दो अर्थ होते हैं, इसके दो सिद्धांत होते हैं। पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जितने भी लोग हैं ये कैसे होंगे, विधि के समक्ष जो हैं ये समान होंगे। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर आप और मैं कुछ अपराध करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जो प्रोसीजर है मेरे और आपके लिए, लॉ के आगे हम सब बराबर हैं। आप भी सीआरपीसी के तहत, आपको भी आईपीसी के तहत आपको भी सजा होगी, सीआरपीसी के तहत आपका भी प्रोसीजर होगा, मेरा भी होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि विधि की नजरों में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। जो अपराधी है उसे सजा भी मिलेगी, पर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी मिलेगा। और ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। तो ये दो सिद्धांत जो हैं हमारे आर्टिकल 14 के सबसे दो आधार स्तंभ हैं। सबसे पहला क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हम सभी लोग क्या हैं, कानून की नजरों में समान हैं, और जो सर्वोच्च है वो कौन है, लॉ है, ना कि कोई व्यक्ति है। दूसरी चीज क्या बात करता है आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समान संरक्षण। अगर हमसे कोई अपराध भी हो जाता है, कोई गलती भी हो जाती है, तो जो रेमेडीज हैं सारी, वो हमें कौन दे रहा है, लॉ दे रहा है। और वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी कास्ट डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी क्लास डिस्टिंक्शन, वो हम तमाम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिलेगा। अब ये तो बात हो गई आर्टिकल 14 की, कंसेप्ट किसका, रूल ऑफ लॉ का, एवी डाइसी साहब का, ठीक है। अब पर देखिए ये सिद्धांत आया कहां से। क्या हमेशा से ही हमारे देश में रूल ऑफ लॉ था, क्या हमेशा से ही हमारे देश में कानून का राज था, कानून का शासन था, तो ऐसा नहीं है। दरअसल दो सिद्धांत चलते हैं, दो सिद्धांत होते हैं। पहला होता है जो एक डॉक्ट्रिन होती है, जिस डॉक्ट्रिन को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्स लेक्स। कौन सी डॉक्ट्रिन, पहली डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स रेक्स। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया किंग इज लॉ, यानी कि राजा ही विधि है। जो राजा कह दे, राजा ने कहा कि उसे उल्टा लटका दो तो उल्टा लटका दिया जाएगा, राजा कह दे कि इसको छत से 5 बार नीचे फेंक दो तो 5 बार फेंक दिया जाएगा, राजा कह दे कि इसे माफ कर दो तो माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए पहले के समय में जहां जब तक मोनार्की थी, तो कौन सा सिद्धांत चलता था, डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्स लेक्स, यानी जहां पर भी क्या होता था, किंग इज लॉ, राजा ही विधि होता था। इसलिए देखिए पहले क्या कहा जाता था, जिल्ले इलाही जहां पनाह, जिसकी पनाह में सारा जहां है, जो चाहे वो कर दें, जो चाहे जिसको इनाम दे दें, जो चाहे जिसको सजा दे दें, अपनी मन मर्जी के मुताबिक जैसा चाहे जो फैसला ले लें। महारानियां हुआ करती थी, जो जिसको चाहे वो कह देती थी, एक तरफ देख ले तो आबाद कर देती थी, दूसरी तरफ तिरछी निगाह से देख ले तो बर्बाद कर देती थी।
ये भी था कि सुबह हो शाम हो जाए और तुम मुस्कुरा दे तो कत्लेआम हो जाए। ये कौन सा सिद्धांत था? रेक्स लेक्स। पर जैसे ही समाज आगे बढ़ा, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेक्स लेक्स था, इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स रेक्स। और इसका क्या मतलब होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स रेक्स का लॉ इज किंग, यानी कि विधि ही सम्राट है। आज की तारीख में भले ही कितने भी प्रचंड बहुमत की सरकार आ जाए, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ जाए, पर वो हमेशा किसके अनुसार काम करेगी? विधि के अनुसार काम करेगी। चाहे जितना भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो, वो भी हमेशा किसको सर्वोच्च रखेगा? संविधान को सर्वोच्च रखेगा। और अगर किसी को कोई भी सजा मिलनी है तो वो ताजदार हिंद के तहत ही मिलेगी, आईपीसी के तहत ही मिलेगी। और इसीलिए, और अगर उसको कोई प्रोटेक्शन भी मिलना है तो कौन देगा? लॉ के अनुसार ही दिया जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका कंसेप्ट एवी डाइसी का कहां पर मेंशन? आर्टिकल 14 में मेंशन। ठीक। पहले कौन सा सिद्धांत होता था? रेक्स लेक्स, जिसका क्या मतलब होता था? किंग इज लॉ। आज की तारीख में डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स रेक्स, यानी कि लॉ इज किंग। समझ में आ रहा है बीनू? यहां पे जरा कमेंट करके बता दीजिए। नहीं, एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक साथ इनैक्ट हुआ ना, जो इनफोर्स आया ऐसा है, कुछ केवल कुछ प्रावधानों को छोड़ करके, जैसे कि नागरिकता, सिटीजनशिप, जैसे कि इमरजेंसी, आपातकाल, जैसे कि इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद और इलेक्शंस और आपका चुनाव। ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि संविधान के लागू होने के पहले ही इनको क्रियान्वित कर दिया गया था। और जो पूरा संविधान एक साथ अस्तित्व में आता है, अमल में आता है, इंप्लीमेंट होता है, उसकी जो डेट है वो वही है 26 जनवरी 1950। जो डेट आपके प्रिएम्बल में लिखी गई है वो लिखी है डेट ऑफ अडॉप्शन की, यानी कि संविधान को स्वीकार करने की। और जो संविधान को स्वीकार करने की तिथि है कि यानी इस दिन संविधान को ये तय कर लिया गया कि नहीं, फाइनल ड्राफ्ट अब यही है, इसी को हम लोग आगे ओके कर देंगे, वेरीफाई करेंगे, जिसका 284 सदस्यों ने, मैंने आपको लिखवाया भी है, 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को साइन किया। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ इंप्लीमेंट होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी चीजें आपके सिलेबस में हैं, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके लिए लगभग लगभग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कुछ जो एरियाज हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे डीपीएसपी, जैसे प्रेसिडेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, जो भी करंट टॉपिक्स रिसेंट चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, ये स्पेशली जो ये एरियाज हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, these 5 topics are the super most important topics for mains examination। आप किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर देख लीजिए, आपको फंडामेंटल राइट में से, डीपीएसपी में से, प्रेसिडेंट में से, सेंट्रल स्टेट में से हमेशा सवाल मिलेंगे, हमेशा। एक भी ऐसा आपको टॉपिक नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको इन टॉपिक्स के अलावा सवाल मिल जाए। तो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। अब क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और जनरल स्टडीज में इसका एक हिस्सा आ जाता है यूपी जुडिशरी के भी पर्पज से पॉलिटी, तो हमारे इस अप्रोच में जो हमारी तरीका होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ने का, वो इन तीनों को एक साथ हमको लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और हम एक साथ सारे विषयों को, सारी चीजों को समझते हुए चलें। ठीक है ना? ये बात है। तो आपको अगर समझना है तो दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स ओनली टू दी बेयर प्रोविजंस एंड रिलेवेंट केस लॉज, while when we talk of polity means the entire legal and constitutional history and the current developments which are going on।
So the approach which we are trying to follow in our lectures is the approach of mixing the polity, the constitution and polity part together, so we can easily cover our mains, our prelims as well as including the essay portion, क्योंकि बहुत से सवाल हमें ऐसे में भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है। ठीक है ना, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ऋषि, पुष्कर, तमाम चीजें ठीक है। अब लिखिएगा, देखिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, ये देखिए कितना इसका महत्व है, इसका कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जो हमारी संविधान सभा के सदस्य हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव, वो कहते हैं कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का स्वर्ण है। इट इज द यार्डस्टिक in which the entire constitution can be measured। और इसीलिए देखिए प्रीएम्बल जो है, it is not just a mere declaration, it is the ideas and objectives and aspirations of the constituent assembly which are mentioned in it। पर इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम सारी चीजों के बावजूद हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारा हिस्सा ही नहीं माना गया। Apart from all these interpretations, apart from all these words from the members of the Constituent Assembly, the preamble to the Indian Constitution was never accepted and acknowledged as a part of the Constitution. And that is the reason behind, और यही एकमात्र कारण रहा, that till 1976, वर्ष 1976 तक हमारा और आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, ये लगातार अनअमेंडेबल रही, असंशोधनीय रही। इसे छुआ तक नहीं गया, इसे देखा तक नहीं गया, और एक लगातार एक विवाद बना रहा, एक समस्या बनी रही, दैट वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं है। बेरूबारी मामले में, इन केस ऑफ बेरूबारी केस 1960, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रीएम्बल इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। पर क्या ताला और कुंजी एक साथ रहते हैं क्या? क्या हमेशा कुंजी ताले में लगी रहती है क्या? जिसका लीगल इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया कि साहब ये जो प्रीएम्बल है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। पर बाद में जो कि सबसे ऐतिहासिक निर्णय आता है केशवानंद भारती का, इन द केशवानंद भारती जजमेंट, जो कि आया 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यही सुप्रीम कोर्ट, और अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बेंच, जो कि 13 जजों की है, 13 जजेस बेंच है, जो कि फैसला सुनाती है 7:6 का। और उस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस होते हैं जस्टिस सीकरी, चीफ जस्टिस सीकरी।
उनके नेतृत्व, उनके निर्देशन में ये बेंच ये कह देती है, ये इस मामले में ये फैसला सुनाती है कि दैट प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, और आत्मा का वास तो शरीर में ही होता है, which automatically signifies clears, जो अपने आप ही इन सब बात को स्पष्ट कर देता है, पूर्णता निर्धारित कर देता है, क्लियर कर देता है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। तो आखिर क्या विवाद है? क्यों प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया? क्यों यह कहा गया कि यह प्रस्तावना ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है? यह बात सही है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये प्रवर्तनीय नहीं है। यह बात सही है कि इसके जो प्रावधान है इन्हें लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। पर क्या इसका यह अर्थ है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, अमेंडेबिलिटी ही नहीं है? तो क्या है सारी बातचीत? जरा हेडिंग डालिए और लिखिएगा, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना की संशोधनीयता। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। सुनील वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर है सारी चीजें? अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की संशोधनीयता। जरा लिखिएगा, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल एवं एंड स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, तथा संविधान में, तथा संविधान में, तथा संविधान में, तथा संविधान में प्रस्तावना का महत्व, तथा संविधान में प्रस्तावना का महत्व, संविधान में प्रस्तावना का महत्व। लिखिएगा, देखिए, द प्रीएम्बल being as a part of the constitution, preamble being as a part of constitution, प्रस्तावना जो कि संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना जो कि संविधान का हिस्सा है, was discussed various times in the Supreme Court, न्यायालय में अधिकांश बार, न्यायालय में अधिकांश बार इस बात पर विचार मंथन किया गया, अधिकांश बार इस बात पर विचार मंथन किया गया, न्यायालय में अधिकांश बार इस बात पर विचार मंथन किया गया, विचार मंथन किया गया, एंड इट वॉज एनालाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तथा न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, दैट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, एंड इट्स प्रोविजंस, तथा इसके प्रावधान, एंड इट्स प्रोविजंस, तथा इसके प्रावधान कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, तथा न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं कराए जा सकते, न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं कराए जा सकते, न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं कराए जा सकते। इन रेफरेंस टू बेरुबारी मैटर, बेरुबारी मामले के विषय में, विथ रेफरेंस टू बेरुबारी मैटर, बेरुबारी मामले के विषय में, बेरुबारी मामले के विषय में, बेरुबारी मामले के विषय में, द सुप्रीम कोर्ट सेड, न्यायालय ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट सेड, न्यायालय ने कहा, दैट प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रीएम्बल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, which implied, जिसका अर्थ यह हुआ, which implied, जिसका अर्थ ये हुआ, which implied, जिसका अर्थ ये हुआ, which implied, जिसका अर्थ ये हुआ, that preamble is not the part of the constitution, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा
नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बट लेटर, पर तत्पश्चात, बट लेटर तत्पश्चात, इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, बट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, इट वॉज एक्सेप्टेड, इस बात को स्वीकार कर लिया गया, इट वॉज एक्सेप्टेड, इस बात को स्वीकार कर लिया गया, दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, तथा न्यायालय ने कहा, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, तथा न्यायालय ने कहा, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, तथा न्यायालय ने कहा, दैट प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, तथा इस बात पर भी ध्यान दिया गया, इट इज ऑब्जर्व्ड, तथा इस बात को भी ध्यान दिया गया, दैट प्रियम्बल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है, प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है, एंड लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तथा संविधान के किसी और हिस्से की तरह, तथा संविधान के किसी और हिस्से की तरह, तथा संविधान के किसी और हिस्से की तरह, द प्रियम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the preamble was also enacted by the constituent assembly, preamble was also enacted by the constituent assembly, प्रस्तावना को भी संविधान सभा ने तैयार किया था, संविधान सभा ने तैयार किया था, एंड इट वॉज एक्सेप्टेड, तथा यह स्वीकार कर लिया गया, that it is a part of the constitution, कि यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है, it is a part of the constitution, यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है, and can be amended, तथा प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, and can be amended, तथा प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, as subject to basic structure of the constitution, as subject to basic structure of the constitution, संविधान के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, as subject to basic structure of the constitution, संविधान के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार, द प्रियम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, एंड टिल नाउ, तथा अभी तक, एंड टिल नाउ, तथा अभी तक, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, एंड टिल नाउ प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, तथा प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976,
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट, तथा इस संशोधन के बाद, एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट, तथा इस संशोधन के बाद, तथा इस संशोधन के बाद 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। which were, जो की थे, which were, जो की थे, सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, एंड इंटीग्रिटी तथा अखंडता, एंड इंटीग्रिटी तथा अखंडता, एंड इंटीग्रिटी तथा अखंडता। लिखिएगा, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, वर एडेड बिटवीन द सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक, वर एडेड बिटवीन द सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक। इन्हें संप्रभु एवं लोकतंत्र के बीच में जोड़ा गया। इन्हें संप्रभु एवं लोकतंत्र के बीच में जोड़ा गया। संप्रभु एवं लोकतंत्र के बीच में जोड़ा गया। एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, तथा राष्ट्र की एकता, तथा यूनिटी ऑफ द नेशन, तथा राष्ट्र की एकता, वॉज चेंज्ड टू, इसमें परिवर्तन किया गया, वॉज चेंज्ड टू, इसमें परिवर्तन किया गया, वॉज चेंज्ड टू, इसमें परिवर्तन किया गया, टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की एकता एवं अखंडता, हमारे देश की एकता एवं अखंडता। अब देखिए, इस पॉइंट्स पे आपको 2 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे या किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस संविधान, ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से, by this constitutional amendment act, more than 70% provisions of the constitution were changed। संविधान के 70% से ज्यादा हिस्से में परिवर्तन कर दिया गया था। और एक सवाल और अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस एरिया से, प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स के पर्पस से, इस जो भी हम लोगों ने बात पढ़ी है, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड्स ओरिजिनल प्रीएम्बल, कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसी थी। तो जो ओरिजिनल प्रीएम्बल है, जो वास्तविक प्रीएम्बल है, उसमें केवल कौन कौन से शब्द थे? सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में था। जबकि 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़े गए? जो भी आपने लिखा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ा गया। और जो आज की तारीख में आपका बेयर एक्ट है, जो इंडिया को रीड करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हु solemnly resolve to make India a sovereign, socialist, democratic republic and secure justice to all its citizens, justice में social, economic, political, फिर liberty of thought, expression, ये तमाम चीजें। तो यहां से ये तय हो गया कि नहीं साहब, प्रस्तावना में भी जो है संशोधन किया जा सकता है। मैं जरा आपके कमेंट्स देख लेता हूं, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, किसी के मन में कोई डाउट? अब देखिए,
क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहां पर दो और बातें जुड़ती हैं, समझ रहे हैं आप। ऋषि का एक सवाल है कि सज्जन सिंह और केशवानंद भारती में प्रस्तावना को लेकर के क्या फर्क था, या इनके प्रस्तावना में फर्क को लेकर के हमें जानने से पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों केसेस थे क्या। और फिर जब आपने ये लाइन लिखी है, आपने जो ये लिखा है कि केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया, ये स्वीकार कर लिया गया, ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रिएम्बल है, इट कैन बी अमेंडेड, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बट विथ सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू तो रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। तो गुफ्तगू तो रोज हो रही थी प्रस्तावना के साथ, 1960 में हो चुकी थी, 1960 में हो चुकी थी कि ये हिस्सा नहीं है। और 1973 में न्यायालय ने ही कह दिया ये तो संविधान का आत्मा है, आत्मा का वास शरीर में होता है। और फिर एक और कह दिया कि भाई जहां मन जो इच्छा, पूरे संविधान में संशोधन कर दो, हमसे मत पूछो, तुम्हारी जो इच्छा हो वहां अमेंडमेंट कर डालो। पर ध्यान रखना, जुडिशरी ने लेजिस्लेचर से कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को मत छूना, डू नॉट टच, डू नॉट डिस्टर्ब, and even do not enter the periphery of the basic structure। सवाल ये उठने लगा कि साहब अभी तक तो ये प्रस्तावना को लेकर के ही बहस थी, प्रस्तावना को लेकर के ही चिंता थी, प्रस्तावना को लेकर के ही तमाम वाद विवाद थे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर? पता चले साहब संसद संविधान संशोधन करने जा रही, बोले अच्छा ठीक है हम ऐसा है, हम प्रस्तावना में संशोधन कर, बोले नहीं नहीं नहीं, बस यही तो बेसिक स्ट्रक्चर। बोले अच्छा चलिए ठीक है हम ऐसा करते हैं डीपीएसपी में, बोले नहीं नहीं नहीं, बस बस यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक सीमा रेखा तो खींच दी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोल के कि सब कुछ संशोधन कर दो, प्रियम्बल को स्वीकार भी कर लिया हिस्सा है, बट नॉट दी बेसिक स्ट्रक्चर। तमाम चाय की दुकानों पर, अखबारों पर रोज बड़े बड़े एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स आने लगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इलू इलू क्या है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट 1973 से लेकर के 24 अप्रैल 1973 से लेकर के और आज की जो तिथि है, आज की जो तारीख है 15 फरवरी 2023, 24 तक 51 साल हो गए इस बात। हर मामले में किसी न किसी केस में ये बताता चला आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रियम्बल का विवाद समाप्त हुआ तो क्या शुरू हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जरा इसकी हेडिंग डाल दीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। इसको और अभी जो मैंने आपको केस लिखवाया बेरूबारी, ये सब एक तरीके से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। इस पर अगले सेशन में बात करें क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है। और जो कई सारे केस लॉज आए उन पर भी बातचीत करेंगे। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं सबको? पुष्कर, बीनू, सुनील, ऋषि, अजय, किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहें?
आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, मैं आईटी टीम को बुलाता हूँ, वो मेरी सहायता करेंगे इस विषय पे। अब तक आप तो कमेंट करें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना आप लोग? यार इसमें कमेंट नहीं आ रहा है, पहले कमेंट दिखा दो फिर बंद कर। पूछ लिया है हमने, लगभग सब क्लियर है। लास्ट देख लें, कोई डाउट हो तो। वैसे तो कुछ नहीं था। हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, इस पे जो है कल बात करें। लॉ वाले पे है कि किस पे है, कैसे आता है? अपने से ही खोल लो, कल खोल देना। अच्छा, वैसे आने लग गए। नहीं तो यार, अभी तक तो चल रहा था, अभी नो लाइफ देखो। चलो, तब हो गया था। बंद कैसे हो गया? हमने तो अब किया नहीं अभी तक। ये देखो।